नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महिपाल सिंह राठौड़ है और मैं इस वीडियो में आपसे फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करूंगा। हम जानेंगे कि किन कारणों से ये क्रांति हुई, क्या फ्रांस में ऐसे हालात थे। फिर हम देखेंगे क्रांति में क्या घटनाक्रम चला और फाइनली उसकी लेगेसी क्या है, क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या उस क्रांति की कुछ बुराइयाँ हैं। तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव और टैबलेट कोर्सेज जिनसे आप घर बैठकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, वो सब इन एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर पे कॉल कीजिए या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। जल्द ही हम यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम के लिए भी अपना पेनड्राइव कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति आखिर क्या है। तो ये 10 साल का एक घटनाक्रम है जो कि फ्रांस में हुआ 1789 से 1799 तक। इसमें कई तरह के राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए फ्रांस में, जिनके कारण ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे विश्व के इतिहास पे बहुत असर पड़ा है। खास करके 19वीं 20वीं सदी के इतिहास पे इसने बहुत असर डाला और इसमें जो आइडियाज़ आए उभर कर, वो आज भी 21वीं सदी की हमारी दुनिया को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उस पर भी असर डाल रहे हैं। इस क्रांति ने वहाँ पर मोनार्की को ख़त्म कर दिया, जो राजशाही थी उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया और फ्रांस एक गणतंत्र बन गया, रिपब्लिक बन गया। और फाइनली रेवोल्यूशन ख़त्म होने पर नेपोलियन की तानाशाही वहाँ पे शुरू हो गई। तो शुरुआत तो हुई थी राजशाही से ख़त्म करके गणतंत्र बना, लेकिन ख़त्म होते होते फिर से तानाशाही वहाँ पे शुरू हो गई। किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की। तो इसके जो विभिन्न कारण हैं, कई सारे कारण हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो कारण हैं उन्हें आज भी हिस्टोरियंस डिस्कस करते हैं, नया नया उस पर रिसर्च होता रहता है, कई सारे राइटर्स उस पर आज भी बुक्स लिखते हैं। तो इसे हम ब्रीफली 4 हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल। पहला कारण है राजनीतिक। तो राजनीतिक कारण होंगे, जो वहाँ के राजा हैं वही वहाँ की राजनीति चला रहे हैं। तो राजा कौन थे? बर्बन वंश, बर्बन डायनेस्टी। और इन राजाओं को कहा जाता है डेस्पॉट। डेस्पॉट का मतलब होता है निरंकुश तानाशाह, जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई रोक टोक, कोई अंकुश नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मिनिस्ट्री, किसी तरह का कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो चाहते हैं कर जाते थे। तो ये तानाशाह थे लुई 14। सबसे इंपॉर्टेंट, लुई 14 को वैसे फ्रांस के सबसे महानतम राजाओं में गिना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ फ्रांस को जिताई। तो ये लगभग 70 साल इन्होंने राज किया 17वीं शताब्दी में। और ये एब्सोल्यूट डेस्पॉट कहे जाते हैं, पक्के तानाशाह। मतलब तानाशाह की जो डेफिनेशन है वो आप कह सकते हैं लुई 14 है। इन्होंने पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी। जो पावर है, पावर अपने पास लाने की कोशिश करी, सब कुछ केंद्रीकृत करने की कोशिश करी गई, ताकि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, इनके सामंत हैं, उनके पास पावर कम हो जाए। तो ये सिस्टम इन्होंने अपनाया और इसीलिए इन्हें कहा जाता है एब्सोल्यूट डेस्पॉट। इन्होंने कई बड़ी बड़ी लड़ाइयों में फ्रांस को जीत दिलाई, लेकिन इसके कारण फ्रांस डेट में चला गया। फ्रांस का जो ऋण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद आते हैं लुई 15। और लुई 15 1715 से 74 तक थे। इनके समय में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक लड़ाई हुई थी, 7 ईयर्स वॉर, जिसमें फ्रांस की हार हुई, इंग्लैंड की जीत हुई। लेकिन देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों बहुत ज़्यादा ऋण में चले गए, बहुत ज़्यादा डेट में चले गए इस लड़ाई के कारण। 7 साल लड़ाई चली, आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। तो एक तरफ इंग्लैंड ने अपना टैक्स की क्षतिपूर्ति करने के लिए अमेरिका की कॉलोनीज पर टैक्स लगाना चाहा, तो वो एक कारण बना अमेरिका में क्रांति का। और दूसरी ओर फ्रांस में भी ये जो टैक्सेशन बढ़ाने की कोशिश करी गई, ये कारण बना फ्रांस की क्रांति का। तो ये 7 ईयर्स वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्रांतियों का रीज़न है, अमेरिका और फ्रांस दोनों में। ऊपर से ये लुई 15 ज़्यादा अच्छे शासक भी नहीं थे, इनके बस की बात नहीं थी कि इतने बड़े देश को संभाल सकें। फिर आते हैं हमारे इस वीडियो के बार बार जिनका नाम आएगा लुई 16, हमारे लुई। तो ये हमारे जो लुई हैं, लुई 16 हैं और इन्होंने राज किया 1774 से 1792 तक। लुई 16 जो हैं, इनकी सोच तो अच्छी थी, ये चाहते थे देश का भला करें, लेकिन इनमें बोल्ड रिफॉर्म्स लाने की हिम्मत नहीं थी। इनमें वो दम नहीं था कि आगे बढ़कर अपने जो सलाहकार हैं उनकी सलाह के अगेंस्ट जाकर देश के लिए कठोर निर्णय लें और देश को आगे बढ़ाएं। ये इनके बस की बात नहीं थी। कई बार इन्होंने कई निर्णय लिए, वापस उस पर बैक ट्रैक कर गए, उन्हें फिर से पीछे खींच लिया। तो ये थोड़े इस तरह के आदमी थे, आगे डिसीजन नहीं ले पाते थे। इनकी जो वाइफ थी वो ऑस्ट्रियन राजा की बहन थी और उसका नाम था मैरी एंटोइनेट। ये कहते हैं कि राजा की बहुत ही
बुरी सलाहकार थी। इनकी सलाह राजा जब भी मानते थे हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होता था। इसका कारण ये था कि ये ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं थे, ये अपने ही पैलेस ऑफ वर्साइल में बैठे रहते थे। आप देखिए ये है वर्साइल पैलेस, और ये पेरिस से थोड़ा सा दूर है, ये है पेरिस शहर और ये है वर्साइल। तो थोड़ा सा दूर ये वर्साइल का पैलेस बनाया गया था। कहते हैं कि वहाँ पे इतनी घुटन होती थी राजाओं को, इतने लोग थे, भीड़ भाड़ थी, तो उससे थोड़ा सा दूर जंगल में एकांत में उन्होंने बहुत बड़ा पैलेस बनाया। और ये इतना भव्य महल है, आप इसे देखते रह जाएंगे। ये देखिए इसमें हॉल ऑफ मिरर्स, तो इस तरह की इसकी बिल्डिंग है और इसके गार्डन्स कई एकड़ में फैले हुए हैं। तो ऐसे विलासिता वाले जीवन में जब ये रह रहे थे तो आम आदमियों से इनका संपर्क कट गया था, ये अपने पैलेस से बहुत कम बाहर आते थे। ऐसे में मैरी एंटोइनेट और लुई 16 जनता से कटे हुए थे, इन्हें ज़मीनी हकीकत इतनी पता नहीं थी। लुई 16 के समय में ही फ्रांस ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिका की मदद करी। क्यों? क्योंकि 7 ईयर्स वॉर में फ्रांस की हार हुई थी इंग्लैंड से, और उस हार का बदला लेने के लिए, इंग्लैंड को शर्मिंदा करने के लिए उन्होंने अमरीकी क्रांतिकारियों की सहायता करी। लेकिन इसमें इन्हें क्या मिला? कुछ नहीं। अमेरिका जीत गया, आज़ाद हो गया, लेकिन इन्हें क्या मिला? कोई पैसा मिला? जी नहीं, कुछ नहीं मिला। लेकिन सिर्फ इज्जत के लिए उन्होंने, इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन इससे फ्रांस की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। फ्रांस का जो डेट है वो बढ़ता गया और इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई। फिर हम आएंगे सामाजिक कारणों पे, सोशल कॉजेज़। तो उसके पहले हमें देखना होगा कि फ्रांस का समाज किस तरह से विभाजित था। इस विभाजन को कई बार एंशियन रेजीम भी कहा जाता है, यानी कि पुरानी सत्ता कह सकते हैं, इसका एक रफ ट्रांसलेशन है। तो ये पुराना सिस्टम जो है ये 3 एस्टेट में डिवाइडेड था, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। तो फर्स्ट एस्टेट में थे क्लर्जी, यानी कि चर्च के लोग, बिशप, फादर, ये सभी जो चर्च में काम करते हैं और जो वहाँ के प्रीस्ट होते हैं वो हैं फर्स्ट एस्टेट। इनकी संख्या फ्रांस में उस वक्त लगभग 1 लाख थी। और चर्च की ज़मीन होती थी, देखिए चर्च को कई सारी ज़मीनें दे दी जाती थी जिससे उनका भरण पोषण किया जा सके। तो 10% फ्रांस की ज़मीन चर्च के पास थी। दूसरा सेकंड एस्टेट है नोबिलिटी, यानी कि सामंत, फ्यूडल लॉर्ड्स। तो इसमें भी देखिए हायर नोबिलिटी है, लोअर नोबिलिटी है, कई सारे बहुत ऊंचे नोबल्स हैं, उनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, बड़े बड़े घर हैं। और कुछ छोटे नोबल्स हैं, उनकी हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो थोड़ा कम पैसा था उनके पास, लेकिन इनकी संख्या भी कुल मिला के थी 4 लाख। और इनके पास ज़मीन है, फ्रांस की लगभग 25% ज़मीन इनके कब्जे में थी। फिर आता है थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट में बाकी सभी लोग शामिल हैं। बाकी सभी लोग में कौन आएंगे? तो गाँव में रहने वाले किसान जो कि इन फ्यूडल लॉर्ड्स के यहाँ पे खेती कर रहे हैं। फिर आर्टिसंस जो कारीगर हैं, कुछ ना कुछ वस्तु बनाते हैं, साजो सामान बनाते हैं। फैक्ट्री वर्कर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था तो जो फैक्ट्रीज लग रही थी शहरों में उनमें काम करने वाले लोग, व्यापारी, लॉयर्स, पब्लिक ऑफिशियल्स। तो अब देखिए ये थोड़े से पढ़े लिखे होंगे, ट्रेडर्स भी हो सकता है थोड़े पढ़े लिखे हों। ट्रेडर वो जो, अब देखिए मर्केंटिलिज्म का दौर था, व्यापार का दौर था, अलग अलग कॉलोनीज से व्यापार, जहाज़ों पे सामान इधर से उधर आता था। ऐसे में एक व्यापारी वर्ग भी डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। पहले सिर्फ कौन होते थे? फार्मर्स या नोबिलिटी। अब ये व्यापारी, लॉयर्स, ये सब नया मिडिल क्लास है। तो ये पढ़े लिखे थे लेकिन फिर भी ये थर्ड एस्टेट में फार्मर्स, आर्टिसंस, फैक्ट्री वर्कर्स, इन सभी के साथ शामिल किए जाएंगे। इनकी संख्या कितनी थी? लगभग 95% पॉपुलेशन के यही थे, 95 to 99%। फ्रांस की आबादी उस वक्त लगभग 2.5 करोड़ से 2.8 करोड़ के बीच में एस्टिमेटेड है। तो आप कह सकते हैं लगभग 2.5 करोड़ से 2 करोड़ 70 लाख ये थर्ड एस्टेट के लोग थे। तो मेजॉरिटी तो इन्हीं की है, लगभग 95% तो यही है। अब हम देखेंगे कि इन पे अलग अलग तरीके से कैसे टैक्स लगाया जाता था। तो पहली चीज़ तो देखिए फर्स्ट और सेकंड एस्टेट पे कोई टैक्स नहीं है। कोई छुटपुट टैक्स अगर होता भी था तो वो बाद में एग्जेम्प्ट कर देते थे। ज़्यादातर टैक्स किस पे था? थर्ड एस्टेट पे। ये लोग टैक्सेस के तले दबे जा रहे थे, इन पे नित नए कर लगा दिए जाते थे, जिसकी जो मर्जी है। फ्यूडल लॉर्ड ने कोई नया कर लगा दिया, कभी राजा ने कोई नया कर लगा दिया, कोई नई लड़ाई हुई तो फिर से नया कर लग गया। तो इस तरह से बहुत सारे कर थे, प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। और ये जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग हैं इनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग तरीके से चलती थी। आपने देखा पैलेस ऑफ वर्साइल को, वो तो कोई स्वर्ग जैसा लगता है। तो इसी तरह से बड़े बड़े शाटू हाउसेस होते थे इनके। तो लैविश लाइफस्टाइल ऑफ नोबिलिटी, इनकी ज़िंदगी बहुत अलग थी, काफ़ी विलासिता में अपना जीवन व्यतीत करते थे। और ये थर्ड एस्टेट से बिल्कुल अलग था। थर्ड एस्टेट बहुत ही गरीब था, इनकी लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल थी। 18वीं सदी वैसे फ्रांस के कल्चर का हाई पॉइंट कहा जाता है। और देखिए कल्चर तभी होगा ना जब आपके पास पैसा होगा। तो ये जो सारा पैसा है इसी से ये कल्चर को ऊपर लेके जा रहे थे। और ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, ये नया एक वर्ग उभर कर आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद।
और जो पढ़े लिखे लोग हैं इनमें से कई सारे जैसे लॉयर्स, पब्लिक ऑफिशियल्स जो सरकार का काम कर रहे हैं, राजा का काम कर रहे हैं, क्लर्क जैसे लोग, तो ये कहलाते बोर्जुआसी। ये भी एक नया फ्रेंच वर्ड है। बाय द वे, जो भी यहाँ पे फ्रेंच जानता है वीडियो देखने वालों में से, और मेरे फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन ख़राब है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, मुझे फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती है, मैंने कभी नहीं पढ़ी है, सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान थोड़ी बहुत पढ़ी है। तो बुर्जुआसी और फाइनली अर्बन वर्कर, फैक्ट्री वाले, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनकी जो रहन सहन का जो तरीका है, बहुत ही गंदगी में रहते थे, हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं थी, हाइजीन कंडीशंस अच्छी नहीं थी, पब्लिक हेल्थ पे इतना जोर कोई नहीं देता था। 18वीं शताब्दी में पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ, ये सब कॉन्सेप्ट थे ही नहीं, उसके बाद आए हैं। फिर है इकोनॉमिक कॉज, और यही ट्रिगरिंग कॉज है, यानी कि आग में घी का काम इसी ने किया। और फाइनल ट्रिगर जो है ये इस आर्थिक कारणों से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तो पहली चीज़, फ्रांस की जो आबादी है वो सन 1700 में 2 करोड़ के आसपास थी, और 1789 में ये लगभग 2 करोड़ 80 लाख हो चुकी थी। तो ऑलमोस्ट 30% का जंप है। तो जब 30% आबादी बढ़ जाएगी तो उन लोगों को खाने पीने का भी तो आपको उनके लिए संसाधन बढ़ाने चाहिए, लेकिन खाने पीने के लिए कोई संसाधन नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि खेती में किसी तरह का कोई नया साइंटिफिक उपाय नहीं किया गया जिससे खेती-बाड़ी ज़्यादा एफिशिएंट बने। तो नो साइंटिफिक एडवांसमेंट, कोई डेवलपमेंट नहीं, किसी तरह का कोई नया प्रयोग नहीं हुआ जिससे कि जो फील्ड की कैपेसिटी है, खेतों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए। लड़ाइयाँ जो लड़ी गई 17वीं और 18वीं शताब्दी में, उनके कारण फ्रांस का बहुत ज़्यादा ऋण था, डेट, हाई डेट, और इसके जो इंटरेस्ट पेमेंट आते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। 1790 तक ये हालत हो गई थी कि फ्रांस का जो आधा बजट है, पूरे देश का आधा बजट सिर्फ और सिर्फ इन डेट को चुकाने में चला जाता था। फिर 1789 के आसपास जो सर्दी थी वो बहुत ही खतरनाक सर्दी पड़ी थी, और इस सर्दी के कारण वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया, कई सारी फसलें बर्बाद हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थ बहुत महंगे हो गए। और इसके कारण क्या होता है? फेमाइन, भूखमरी। लोगों के पास पैसा नहीं था खाना खरीदने का, खाने का सामान खरीदने का, तो शहरों में लोग भूख से मरने लगे, और जो गाँव में किसान हैं उनके पास भी खाने को कुछ नहीं था। तो ऐसे में किसान नाराज़ हैं और आम आदमी जो शहरों में रह रहा है वो भी नाराज़ है, और यही सब कारण बने। मेनली इकोनॉमिक कॉज फाइनल ट्रिगरिंग कॉज बना फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फिर है इंटेलेक्चुअल कॉज। तो इंटेलेक्चुअल कॉज एज ऑफ एनलाइटनमेंट। तो एज ऑफ एनलाइटनमेंट होती है शुरू 17वीं और 18वीं शताब्दियों में। इसमें साइंस और फिलॉसफी में कई डेवलपमेंट हुए, रैशनल थिंकिंग शुरू हुई, कई सारे विचारकों ने अपने विचार रखे, फिलोसोफर्स ने किताबें लिखी। उनमें सबसे फेमस हैं जॉन लॉक, जॉन जाक रूसो। इन्होंने कहा कि पीपल्स सॉवरेंटी, जनता का अधिकार होना चाहिए हर चीज़ पे। अगर कोई क्राइम भी करता है तो उसे कोर्ट में नहीं लेके जाएं, जनता के सामने लाके छोड़ दें, जनता फैसला लेगी। इस तरह की बातें उन्होंने कही। इमैनुअल कांत, मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच थे, वोल्टेयर भी फ्रेंच थे। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, जो राजा का शासन है उसमें और चर्च के बीच में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए दोनों में। फिर वोल्टेयर ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होना चाहिए लोगों के पास, जिससे कि वो जो चाहे कह सकें, लिख सकें। तो इनकी लिखी किताबें काफ़ी लोग पढ़ते थे। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था और धीरे धीरे किताबें बढ़ रही थी। किताबें, न्यूज़पेपर्स, इन सभी के थ्रू इनके आइडियाज़ फ्रांस में आम लोगों तक पहुंच रहे थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था। वैसे उस ज़माने में जिसे पढ़ना लिखना नहीं भी आता था वो भी इनके विचारों को सुन सकता था। क्यों? क्योंकि जिन्हें पढ़ना लिखना आता था वो अखबार को या किताब को ज़ोर ज़ोर से बैठ के पढ़ते थे, कॉमन जगह पे बैठ के। इन इंटेलेक्चुअल्स ने पूछा कि आखिर भगवान ने राजा को किस हक से बोला है कि आप हमारे राजा हो, कि ये मैंडेट फ्रॉम गॉड की जो बातें करते हैं। देखिए, पहले सभी राजा कहते थे कि हमें भगवान ने ये जिम्मेदारी दी है कि हम इस देश को लीड करें या इस देश पे राज करें। लगभग सभी जगह ये मैंडेट फ्रॉम गॉड की बात देखेंगे आप, हर कल्चर में, हर देश में। तो ये पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस पे सवाल उठाए गए कि किंग का क्या राइट है, क्या हक है हम पे राज करने का, और आखिर चर्च का इसमें क्या रोल है, चर्च कितना पावरफुल होना चाहिए। इस तरह के सवाल ये इंटेलेक्चुअल्स उठाने लगे थे। और जैसा मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर, बुक्स और सलोन डिस्कशंस में या इनके विचार फैलने लगे। ये एक टिपिकल सलोन है। देखिए, एक कमरा है जिसमें सारे लोग बैठे हैं, शाम को बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं। अखबार, इसके हाथ में अखबार है, ये ज़ोर से पढ़ के सुना रहा है लोगों को, सब उस पर वाद विवाद करेंगे। तो ये सलोन कल्चर फ्रांस में, खास करके पेरिस में बहुत फेमस था। कई सारे ऐसे क्लब्स, कई सारे ऐसे सलोन खुले हुए थे जहाँ पे लोग जाके बैठ के बातचीत करते थे और इस तरह के आइडियाज़ को डिस्कस करते थे। अब हम देखेंगे
फ्रांस की क्रांति के घटनाक्रम को, और शुरू करने से पहले एक रफ टाइमलाइन देख लीजिए कि क्या इवेंट्स थे और किस किस का रूल था। तो सबसे पहले है 1789 में एस्टेट जनरल, और उसके बाद 89 से 91 तक नेशनल असेंबली का राज। उसके बाद आई लेजिस्लेटिव असेंबली 1 साल के लिए, फिर 3 साल राज रहा नेशनल कन्वेंशन का, और इसे कई बार आतंक का काल या फिर रेन ऑफ टेरर भी कहते हैं। इसमें 1 साल का पीरियड है 93 से 94। फिर है डायरेक्टरी रूल, और फाइनली नेपोलियन द्वारा तख्ता पलट, और नेपोलियन बन गया फर्स्ट काउंसिल। तो ये एक रफ टाइमलाइन है, और इसे आप पॉज करके भली लिख लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं, ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहेगी। तो सबसे पहला है एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल क्या थी? जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हैं कि एस्टेट यानी कि वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट इसमें कहीं ना कहीं होंगे, और जनरल यानी आम सभा। तो ये एक तरह की आम सभा थी, सुपर पार्लियामेंट थी। इसमें सभी एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सभी लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए लोग इसमें थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट को। लेकिन इसे 175 सालों में कभी बुलाया नहीं गया था। तो इसे बुलाया गया 5 मई 1789 को। कारण, फाइनेंशियल हालत फ्रांस की बहुत ख़राब थी। राजा के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसका नाम था नेकर। उसने बोला कि टैक्स बढ़ाना चाहिए। राजा ने कहा एक बार एस्टेट जनरल बुला लेते हैं, और इसीलिए बुलाई गई एस्टेट जनरल। एजेंडा क्या था? मैनेज द फाइनेंशियल क्राइसिस, और इनका लक्ष्य ये था कि टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को टैक्स देने नहीं है तो दिक्कत तो थर्ड एस्टेट को ही होगी। तो इनके डेलीगेट्स कितने कितने थे? फर्स्ट एस्टेट से आए लगभग 300 लोग, सेकंड एस्टेट से भी 300, और थर्ड एस्टेट से 600 लोग इसमें आए। तो न्यूमेरिकली कौन सबसे ज़्यादा है? 600 यही हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। ये एस्टेट जनरल का एक फ़ोटो है, देख सकते हैं आप। इतने सारे डेलीगेट यहाँ बैठे हैं, लगभग 1200 लोग इस बड़े से हॉल में। ये वर्साइल पैलेस में ही बुलाई गई थी, वहीं का हॉल है, और उसका ये पेंटिंग आप देख सकते हैं। लेकिन इस एस्टेट जनरल में एक डेडलॉक हो गया। किस बारे में? वोटिंग राइट्स पे। पहले ऐसा होता था कि फर्स्ट एस्टेट का वोट जो है वो 1 वोट माना जाएगा, सेकंड एस्टेट का भी 1 वोट। तो अगर इन दोनों ने मिलकर सहमति दे दी किसी भी डिसीजन पे, तो 2 वोट तो इनके हो गए, कुल मिला के 3 वोट हैं उनमें से, तो इनका तो हमेशा बहुमत रहेगा। एस्टेट जनरल में हमेशा इनका बहुमत रहता था इस तरह से। तो इस बार थर्ड एस्टेट के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि आप ओवरऑल एक मत गिनिए हमें, आप ये जो 600 लोग हैं ना, इनका सबका इंडिविजुअल वोट गिनो। तो आप देखिए अब तो वोटिंग अगर जब होगी तो ये इन लोगों का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो इस बात को लेकर एक डेडलॉक हो गया। इसके लिए राजा राज़ी नहीं हुआ। लुई 16 ने ऐसा करने से मना कर दिया कि मैं अलाउ नहीं करूँगा कि आप सबके वोट अलग अलग गिने जाएँ। तो थर्ड एस्टेट ने अपने आप को एक नेशनल असेंबली के रूप में घोषित कर दिया। कई दिनों तक ये जब डेडलॉक चला, उसके बाद इन्होंने कहा हम एक नेशनल असेंबली हैं। और लुई 16 ने एक दिन क्या किया, इस नेशनल असेंबली को मेन हॉल के बाहर लॉक कर दिया, दरवाज़ा बंद करवा दिया, ताकि ये थर्ड एस्टेट वाले अंदर ना घुस सकें। तो नेशनल असेंबली के जितने भी मेंबर थे, यानी कि थर्ड एस्टेट के जो मेंबर हैं, ये सब पास में ही स्थित एक टेनिस कोर्ट में गए, और वहाँ उन्होंने टेनिस कोर्ट की शपथ ली। इस शपथ में इन्होंने क्या कहा कि हम तब तक डिसबैंड नहीं होंगे, हम तब तक इस नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे जब तक कि एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, जब तक इस देश में एक संविधान बनकर तैयार नहीं होता, तब तक हम थर्ड एस्टेट के मेंबर्स जो कि अब नेशनल असेंबली बना चुके हैं, हम अपने आप को डिसॉल्व नहीं करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इस नेशनल असेंबली में कई सारे क्लर्जी ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया था। यानी फर्स्ट एस्टेट के जो लोग थे, देखिए इनमें जो लोअर क्लर्जी थे, जो फादर होते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा या बहुत अधिकार नहीं था। हाँ, हायर क्लर्जी तो आराम से रह रही थी, लेकिन जो लोअर क्लर्जी है वो इनके सुख दुख समझते थे थर्ड एस्टेट वालों के, और इसलिए कई सारे लोग इसमें शामिल हो गए थे। और सेकंड एस्टेट से भी जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जिन्हें जो थोड़े प्रोग्रेसिव थे, जो थोड़े से उदारवादी थे, वो भी इनके साथ शामिल हो गए थे। सभी नहीं, बहुत कम। मेनली कौन था? थर्ड एस्टेट पूरा का पूरा नेशनल असेंबली अब अपने आप को घोषित कर चुका था। तो ये शुरुआत मानी जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई टेनिस कोर्ट ओथ के साथ। ये उसका एक फ़ोटो है, ये इंडोर टेनिस कोर्ट था। इसमें देखिए ये सब शपथ ले रहे हैं, ये व्यक्ति इन्हें शपथ दिला रहा है, सब हाथ ऊपर करके शपथ ले रहे हैं। अब आता है जून में क्या। देखिए जून में क्या चला। मई में इसकी शुरुआत हुई थी और जून में ये टेनिस कोर्ट ओथ हुई। उसके बाद जैसे ही इसकी खबर फैली फ्रांस में, तो जगह जगह किसानों ने भी अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। क्योंकि देखिए उस वक्त भुखमरी फैल रही थी, मैंने आपको बताया सर्दी काफ़ी टफ थी और क्रॉप फेलियर हुआ था, खाने पीने की चीज़ों की भयंकर कमी थी, लोग भूखे मर रहे थे। ऐसी हालत में उन्होंने जो ग्रेन्स हैं, जहाँ ग्रेन स्टोर किया जाता है, ग्रेनरी, उसे लूटना शुरू कर दिया। अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के घरों में जाकर उन्हें लूटना शुरू कर दिया।
कई सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने जला दिए, जैसे लैंड रिकॉर्ड होते हैं वो सब जला दिए गए। तो इस टाइम को कहा जाता है द ग्रेट फियर, क्योंकि कौन फियर में जी रहा है, कौन डर में जी रहा है, जो नोबिलिटी है। वो डर, उनके अंदर एक डर बैठ गया कि ये किसान जिन्हें हम सदियों से हमने अपने नीचे रखा है, इन्हें हम दबाते आए हैं, अब ये अचानक से हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और अब ये हमें मार भी सकते हैं। तो इस टाइम को कहा गया ग्रेट फियर। और इसी के साथ साथ पेरिस में दंगे छिड़ गए। दंगे क्यों हुए थे? वही कारण था, मेनली खाने पीने की सामान की बहुत कमी थी, जो खाने का सामान है वो बहुत महंगा था। और दंगे करने वाले जो लोग थे उन्होंने असेंबली को अपना सपोर्ट दिया कि हम नेशनल असेंबली के साथ हैं, और राजा जो ये काम कर रहा है हम उसके खिलाफ हैं कि नेशनल असेंबली को वो काम नहीं करने दे रहे। तो ऐसे हालत में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। जगह जगह दंगे, और रूरल एरियाज़ में भी लोग हथियार उठा के खड़े हो गए थे। हथियार तो क्या थे, उनके पास अपने जो खेती के उपकरण हैं उन्हीं से वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस तरह से रेवोल्यूशन शुरू होता है, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट टेक्स ओवर। लुई 16 जो हैं वो ये सब देख रहा था और उसने तय किया कि आर्मी बुलानी पड़ेगी। तो पूरे देश से आर्मी बुलाई गई पेरिस और वर्साइल्स के बाहर। तो पेरिस शहर के आसपास आर्मी इकट्ठा होनी शुरू हो गई, तो लोग इससे और ज़्यादा गुस्सा हुए। 14 जुलाई को एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है। 14 जुलाई को बास्टील नाम का एक किला है, उसे लोगों ने पूरी तरह से तोड़ दिया। ये है बास्टील का किला जो कि पेरिस में स्थित था। इसको कहा जाता है स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टील, 14 जुलाई 1789। ये किला जो है बहुत पुराना था, 400-500 साल पुराना किला, और इसे अब एक प्रिजन की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जेल की तरह। लेकिन लोग इसे देखते थे कि ये राजा की जो तानाशाही है उसका एक नमूना है, क्योंकि राजा की जो मर्जी है जिसे उठा के वो इस जेल में डाल देता था। तो ये जेल बहुत ही इनफेमस थी कि ये बहुत ही कठोर है, यहाँ लोगों को टॉर्चर किया जाता है, इस तरह की इस जेल की इमेज थी बास्टील की। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो सैनिकों के हथियार हैं वो भी रखे जाते थे, बंदूकें रखी जाती थी। तो किसी ने, जो दंगा करने वाले लोग थे, उन्हें बता दिया कि भाई वहाँ पे आपको बंदूकें मिल जाएंगी। तो ये सब भीड़ इकट्ठी होके बास्टील प्रिजन पे आई, इन्होंने इसे लूट लिया, वहाँ से बंदूकें लूटी, और जो इसमें बंदी थे उन्हें रिहा कर दिया। हालांकि सिर्फ 7 या 8 लोग अंदर थे जेल में बंद उस वक्त, तो उसे हटा दिया। लेकिन लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि आप देखिए, इस किले की एक एक ईंट को इन्होंने तोड़ दिया, एक एक ईंट को निकाल निकाल के पूरा किला उखाड़ के फेंक दिया इन्होंने। आज इस किले का नामो निशान नहीं है, यहाँ पे एक ईंट इसकी आपको नहीं दिखेगी पेरिस में। इतना गुस्सा था लोगों में, और लोगों ने इसकी ईंटों को बेच दिया मार्केट में। इस दिन को फ्रांस में आज भी सेलिब्रेट किया जाता है बास्टील डे के नाम से। बास्टील डे सेलिब्रेशन होते हैं, और पिछले साल फ्रांस में इस बास्टील डे सेलिब्रेशन के दौरान ही एक आतंकवादी घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने एक ट्रक भीड़ में घुसा दिया था, अगर आप लोगों को याद हो। जुलाई 2016 की बात है। फिर आते हैं हम फिर से नेशनल असेंबली पे। वो जो नेशनल असेंबली अपने आप को उन्होंने घोषित किया था, थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ने, इन्होंने आगे चल के अपना नाम क्या रख लिया, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों? क्योंकि ये संविधान बनाएंगे। ऐसा भारत में भी तो हुआ था, संविधान की जो सभा गठित की गई थी उसका नाम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। ये हर देश में होता है। तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ निर्णय लेना शुरू किया। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय इनका क्या था? इन्होंने कहा कि अब सामंतवाद खत्म, फ्यूडलिज्म पूरी तरह से खत्म है। पहले भी फ्यूडल लॉर्ड्स को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया था, मैंने आपको बताया लुई 14 ने फ्यूडल लॉर्ड्स का पावर काफ़ी कम कर दिया था, लेकिन अभी भी ये काफ़ी ताकतवर थे। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उनके सभी पावर्स छीन लिए कि वो कोई टैक्स नहीं ले सकते, और जो ये किसानों से बेगार में मजदूरी करवाते हैं वो भी बंद हो जाएगी, और अब इन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। तो अब क्लर्जी यानी कि चर्च के लोगों को भी टैक्स देना है, और सामंत फ्यूडल लॉर्ड्स को भी टैक्स देना है। तो ऐसी हालत में कई सारे नोबल्स फ्रांस छोड़कर आस पड़ोस के देशों में भाग गए, जहाँ भी उनके रिश्तेदार थे वहाँ चले गए। वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, इन देशों में। और इन लोगों को कहा गया एमिग्रेस। नाम में आप देख सकते हैं इमिग्रेंट, एमिग्रेंट इसी का एक शब्द है आगे, एमिग्रेंट। जो देश छोड़कर कहीं दूसरे देश में जाके बस जाता है उसे कहते हैं एमिग्रेंट, और जो आपके देश में आके बस जाए उसे कहते हैं इमिग्रेंट। ठीक है, यानी जो आ रहा है वो है इमिग्रेंट, और जो जा रहा है वो है एमिग्रेंट। फिर क्लर्जी यानी कि जो चर्च के लोग हैं, फादर, बिशप, इनकी संख्या घटा दी गई। 1/3 फादर्स को बोला कि अब आप घर जाइए, और आपको सिविल ऑफिसर बना दिया जाएगा, अब आप सरकार का काम करेंगे। तो इससे पोप बहुत नाराज़ हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। तो पोप ने ये नेशनल असेंबली के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दिया, और पोप तब से इस रेवोल्यूशन के खिलाफ थे। तो आप ये देखेंगे कि इस नेशनल असेंबली ने फ्रांस को एब्सोल्यूट मोनार्की से किस ओर ले जाना चाहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से। इन्होंने ये नहीं कहा कि राजा को मार दो, रिपब्लिक घोषित कर दो। अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। अभी क्या बात हो रही है, बस एक संविधान चाहिए,
राजा जो एक बिल्कुल निरंकुश है, उस पर किसी तरह का थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। ये कंट्रोल किससे आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, वरना तो राजा इस देश का बेड़ा गर्क कर देगा। तो एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एग्जाम्पल उस वक्त क्या था? इंग्लैंड। वो चाहते थे इंग्लैंड जैसी व्यवस्था हमारे यहाँ भी हो जाए। तो इसी क्रम में उन्होंने देखिए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन निकाला। किसने? नेशनल असेंबली ने। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। दुनिया में मैग्ना कार्टा जो कि इंग्लैंड में 13वीं सदी में आया था, और उसके अलावा यूएस का बिल ऑफ राइट्स, इनके साथ साथ ही इस डॉक्यूमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये 3 दुनिया में ह्यूमन और सिविल राइट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स माने गए हैं। ये संविधान नहीं था, ध्यान रखिए, संविधान बनाने में कुछ वक्त लगा, लेकिन ये तो इन्होंने तुरंत निकाल दिया था। अगस्त में ही ये डिक्लेरेशन आ गया था, 2 महीने बाद ही। तो इसमें इन्होंने कहा कि ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है हमारे संविधान के लिए। जो हमारा संविधान होगा वो इन प्रिंसिपल्स पे बनेगा। जो इसमें 17 प्रिंसिपल हैं, 17 आर्टिकल हैं, आप देखिए 17 आर्टिकल थे इसमें, और इसमें जो एनलाइटनमेंट के सारे आइडियाज़ हैं वो सभी इसमें इनकॉर्पोरेट करे गए, उनका इसमें यूज़ किया गया। जैसे कि देखिए लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, इस तरह की बातें जो जॉन लॉक के जो आदर्श थे वो सब इसमें लिए गए कि अब हर इंसान के पास आज़ादी होगी, उसे प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट की होगी। तो ये सब बातें इसमें कही गई। फिर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में भी इसमें कहा गया। ये सभी इस डिक्लेरेशन में एनश्राइंड हैं। इसकी एक बहुत फेमस लाइन है, मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। यानी कि इंसान का जन्म होता है और उसके बाद से जब तक वो जिएगा तब तक वो उसके अधिकार समान हैं। कोई नोबल नहीं, कोई क्लर्जी नहीं, कोई थर्ड एस्टेट का नहीं, सब बराबर हैं हमारी नज़रों में, सबके बराबर अधिकार हैं। तो इस तरह की बातें बहुत रेवोल्यूशनरी थी, क्रांतिकारी थी। अभी तक ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की क्रांति में हुई थी, मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है। पिछले कई हज़ार सालों में इस तरह की बातें दुनिया में किसी ने नहीं करी थी। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि इसमें महिलाओं के लिए ये अधिकार नहीं थे। महिलाओं को तो ये भूल ही गए, और स्लेव्स का भी कोई अधिकार नहीं था। तो जो प्रॉब्लम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में थी वो सेम प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी आने लग गई। मैंने आपको बताया था अमेरिका की क्रांति में कि वहाँ पे भी महिलाओं को अधिकार, वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए गए थे। तो इस तरह की दिक्कत यहाँ पर भी है। तो इन्हें तो सिटीज़न ही नहीं माना गया, इन्हें इनफैक्ट पैसिव सिटीज़न बोला गया। और जो वोट दे सकते हैं, यानी कि जो 25 साल की उम्र के लोग हैं, जो प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे करते हैं, उन्हें कहा गया एक्टिव सिटीज़न। तो वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हें है, और उनकी संख्या बहुत कम थी। 2.5 करोड़ में से इनकी संख्या तो कुछ लाखों में थी, और बाकी सब क्या है? पैसिव सिटीजन्स हैं। तो ये एक्टिव और पैसिव सिटीजन का डिफरेंस इसके बाद आ गया है, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन इनका बन रहा था इसमें। फिर है अक्टूबर में एक घटना होती है, विमेंस मार्च ऑन वर्साइल। ये क्या है? महिलाएं बहुत गुस्सा हो गई थी अक्टूबर आते आते, क्योंकि पूरे फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। और जैसा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, खाने पीने की वस्तुओं की बहुत कमी थी और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे, इन्फ्लेशन बहुत था, महंगाई की दर बढ़ती जा रही थी। और ऐसी हालत में एक अफवाह फैली कि वर्साइल के पैलेस में एक पार्टी हो रही है जिसमें बहुत सारा खाना है, और वहाँ की जो रानी है उसने अपने महल में बहुत सारा खाना छुपाया हुआ है, बहुत सारे फूड ग्रेन्स जमा करके रख रखे हैं। तो ऐसे में जो 7-8 हज़ार महिलाएं इकट्ठी हुई, और वो सभी वर्साइल की ओर उन्होंने कूच कर दिया, पेरिस से वर्साइल गए। और वहाँ पर आप देख ही सकते हैं इनको जो हथियार मिला, जो भी इनको उपकरण मिले, ये सब लेके वर्साइल की तरफ चल पड़े। और इन्होंने वर्साइल पैलेस के गेट खुलवाए, अंदर जाके गार्ड्स को मार दिया, और रॉयल फैमिली को बोला कि आप चलिए अब हमारे साथ पेरिस में रहिए, क्योंकि इन्हें वहाँ पे वो तो मिला नहीं, खाना तो मिला नहीं, इन्हें कोई पार्टी नहीं हो रही थी, ये सब तो अफवाह थी। लेकिन फिर भी गुस्सा इतना ज़्यादा था लोगों का कि वहाँ का जो रहन सहन ही देख के लोगों ने कहा कि नहीं, अब आप पेरिस में चल के रहिए, लोगों का दुख दर्द समझिए। जब आप पेरिस में रहेंगे, रोज़ देखेंगे कि लोग कैसे जी रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा। रॉयल फैमिली अब एक तरह से बंधक ही थी, इन्हें ब्लैकमेल किया गया था कि आप पेरिस में चल कर रहिए, तो ये पेरिस शिफ्ट हो गए इसके बाद। फिर 1790 है, तो इस साल में क्या हुआ? आप देखिए 1789 ख़त्म हो चुका है, 1790 आते आते पॉलिटिकल ग्रुप्स बन गए। ये जो एस्टेट थे, इसी में अलग अलग विचारधारा के लोगों के बीच में पार्टीज़ या फिर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। तो यहीं से वो लेफ़्ट विंग और राइट विंग की भी शुरुआत हुई। जो एस्टेट जनरल में देखिए लेफ़्ट और राजा के लेफ़्ट बैठे थे, वो लेफ़्ट विंग कहलाए, क्योंकि वो चेंज, क्रांति चाहते थे, बदलाव चाहते थे। और जो उनके राइट साइड में बैठे थे, वो किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि राजा का रूल चलता रहे। 1790 में संविधान लिखा गया, बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, और इसी समय में कई सारे क्लब्स बनने शुरू हुए।
और इन क्लब में जो लोग थे उनके अपने विचार थे इस क्रांति के बारे में। उनका विचार था कि कोई कहता था क्रांति ऐसे आगे बढ़नी चाहिए, कोई कहता था नहीं क्रांति में राजा नहीं होना चाहिए, राजा को हमें हटा देना चाहिए, कोई कहता था राजा को रहने दो लेकिन संविधान रखो। तो अलग अलग विचार थे लोगों के। तो इन क्लब्स में सबसे इंपॉर्टेंट है जैकोबिन्स। इनके विचार बिल्कुल क्रांतिकारी थे, ये रेडिकल रेवोल्यूशनरीज थे। दूसरे थे जिरोंडिन्स। ये फ्रांस के जिरोंड नाम के एक एरिया से आते थे ज़्यादातर लोग इस क्लब के, तो इसीलिए इन्हें कहा गया जिरोंडिन्स। ये एक पार्टी थी, वैसे देखिए एक ग्रुप था जो संविधान बनाने बैठे और आगे जाके जिरोंडिन्स कहलाए। ये लिबरल थे, इनके थोड़े से उदारवादी विचार थे। और फाइनली सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन विमेन। इस सोसाइटी में महिलाएं क्रांतिकारी विचारों के बारे में बात करती थी। उनका मानना था कि हमें इस रेवोल्यूशन में थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया गया है, पैसिव सिटीज़न बना दिया है, हमें भी इसमें पूरा पार्ट लेना है, हमें भी अपने हिस्से के हक चाहिए, हमें भी राइट्स चाहिए हमारी। तो ये 2-3 क्लब्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, मेनली जैकोबिन्स और जिरोंडिन्स। जैकोबिन के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। जैकोबिन क्लब जो है इसमें ज़्यादातर गरीब लोग थे, जैसे कि कारीगर हैं, फैक्ट्री के मजदूर हैं, ये सभी इसके मेंबर थे। इनका मानना था कि जो क्रांति हुई ना, इस क्रांति के बाद ज़्यादातर पावर किसके पास आ गई, जो हमारे थर्ड एस्टेट के ही जो मिडिल क्लास हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी हैं, जो अमीर व्यापारी हैं, अपर क्लास है, मिडिल क्लास में भी जो अपर मिडिल क्लास है, पावर उसके पास आ गया है। हमारे पास कुछ नहीं आया, हमारे लोग हैं, उनके विचार सुने नहीं जा रहे, हमारी भलाई के बारे में कोई नहीं सोच रहा। और इन लोगों का नेता था मैक्सिमिलियन डी रोबेस्पियर। और ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे फिर से आएगा, ठीक है। और इस संगठन जैकोबिन क्लब से जुड़े लोग और ये जो दूसरे गरीब लोग थे, इन्हें बाद में सैनक्यूलॉट्स भी कहा जाने लगा। सैनक्यूलॉट का क्या मतलब है, फ्रांस में ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं वो घुटने तक की पैंट पहनते थे, ठीक है, उन्हें कहते हैं ब्रीचेस। तो वो घुटने तक की पैंट्स पहनते थे। तो जो लोग ये फैक्ट्री में काम करते थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ये ब्रीचेस पहने, क्योंकि ब्रीचेस थोड़ी महंगी होती थी। और ये जो फुल पैंट है, ये लोग फुल पैंट पहनते थे जो यहाँ तक आती थी, और इसीलिए इन्हें कहा गया सांस का मतलब होता है विदाउट, तो विदाउट क्यूलॉट्स यानी विदाउट ब्रीचेस। तो विदाउट ब्रीचेस का मतलब है जो पूरी फुल पैंट पहन रहा है। तो ये इन लोगों की पहचान बन गई। जो भी फुल पैंट पहन के जा रहा है आप उसे देखते ही पहचान के कह सकते हैं कि हाँ ये जैकोबिन क्लब का मेंबर होगा, या फिर ये थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास या फिर वर्कर क्लास का व्यक्ति है। और यहाँ पे एक अलग ही तरह की टोपी भी पहनते थे। ज़्यादातर ये टोपी लाल रंग की होती थी, इस फोटो में तो नहीं है, लेकिन ये बाद में ज़्यादातर लोग जो हैं क्रांतिकारी लोग वो लाल रंग की टोपी पहनने लग गए थे। तो ये इस क्रांति की निशानियाँ बन गए थे, सैनक्यूलॉट, लाल टोपी, और ये झंडा जो ये ट्राई कलर झंडा है, ब्लू, वाइट और रेड, ये तीनों कलर भी इसी क्रांति के दौरान हुए। वैसे ब्लू और रेड ट्रेडिशनली फ्रांस का कलर रहा है, वाइट भी इसमें लोगों ने ऐड कर दिया कि ये क्रांति की निशानी है वाइट। अब हम आएंगे 1791 में। तो अब संविधान बन रहा था, और वो जो संविधान बनाने वाली सभा है, नेशनल असेंबली, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो राज कर रही थी। राजा का पावर काफ़ी कम हो चुका था, राजा तो पेरिस में आके रह रहा था। तो राजा को ऐसा लगा कि मेरी जान को खतरा है और मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो राजा ने अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रिया भागने की कोशिश करी। ऑस्ट्रिया क्यों? क्योंकि वो उसका ससुराल था। ऑस्ट्रिया भागने ही वाला था, लेकिन बॉर्डर पे उसे लोगों ने पहचान लिया और उसे फिर से पेरिस लाया गया। तो ऐसे में लोग काफ़ी गुस्सा हो गए, क्योंकि अभी तक उन्हें लग रहा था कि लुई 16 क्रांति के फेवर में है। लुई 16 चाहता है कि क्रांति हो, लोगों की भलाई हो, लेकिन अब लोगों को लगा कि नहीं, ये तो सिर्फ अपना भला चाहता है, इसे क्रांति से कोई लेना देना नहीं। तो लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने कहा कि अब तो रिपब्लिक चाहिए, ठीक है। और ये डिमांड करने वाले कौन लोग थे? वही जैकोबिन, गरीब लोग, ज़्यादातर वर्कर्स। वो चाहते थे कि अब फ्रांस रिपब्लिक बन जाए, गणतंत्र बने, यहाँ पे मोनार्की को ख़त्म कर दिया जाए, राजशाही पूरी तरह ख़त्म। लेकिन जो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी, जो वो स्टेट जनरल से नेशनल असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वो अब चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहे, जैसा कि ब्रिटेन में है। वो नहीं चाहती थी कि राजा को उठा के हम बाहर फेंक दें। तो अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे क्रांति बढ़ती है, ये दुनिया की हर क्रांति में होगा। जब भी रेवोल्यूशन होगा तो जो भी रेडिकल है, कोई ना कोई उससे और रेडिकल हो जाएगा, और इस नए वाले रेडिकल के लिए ये व्यक्ति जो हैं ये पुराने विचारों के हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब ये जैकोबिन ज़्यादा क्रांतिकारी हैं, राजा को हटाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में लोग प्रोटेस्ट करने लगे सड़कों पर, और इनके खिलाफ इस असेंबली ने ही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल गार्ड्स को भेजा और इन लोगों को, इन पे गोलियां चलवा दी। ये नेशनल गार्ड क्या था? देखिए, एक नेशनल गार्ड की स्थापना करी गई थी 1789 में ही, और इनका काम था कि इस क्रांति को जारी रखा जाए। ये एक स्पेशल बटालियन थी, एक स्पेशल फोर्स बनाई गई नेशनल गार्ड्स की, ठीक है। तो
इन्हें माना जाता था ये लोगों की सेना है, ये आम आदमी की सेना है, लेकिन इस आम आदमी की सेना ने ही इन आम आदमियों पे गोली चला दी। तो इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। अब आते हैं हम सितंबर 1791 में। तो सितंबर में वो नया संविधान तैयार हो गया था, लगभग 2 साल लगे इस संविधान को बनने में। और अब लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन हुआ। तो अब जो पहले वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, वो अब ख़त्म हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भंग कर दी गई और अब बनी लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली का राज चलेगा नए संविधान के तहत। और इसमें जैसा कि वो चाहती थी समिति कि राजा रहे, तो राजा की पोजीशन रही और राजा हेड ऑफ स्टेट था। तो फ्रांस अभी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, फ्रांस अभी भी रिपब्लिक नहीं बना है। लेकिन ये लेजिस्लेटिव असेंबली और राजा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम था, ये 1 साल के अंदर अंदर फेल हो गया। ये ज़्यादा देर चला नहीं। कारण जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी, अलग अलग ग्रुप बन चुके थे, मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे जिरोंडिन्स, जेकोबिन्स, इनके बीच में तनाव बढ़ता गया और इन्होंने इसे अच्छे से काम नहीं करने दिया। सबकी अलग अलग डिमांड थी। कोई चाहता था नहीं हम राजा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई कहता था नहीं राजा की पावर और बढ़ाओ, राजा का वीटो होना चाहिए, ऐसी भी डिमांड उठी। जो राजा के फेवर में थे वो कहते थे कि असेंबली का पावर नहीं होगा, वीटो पावर किसके पास होना चाहिए, राजा के पास। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस आने लग गए। इसके कारण ये व्यवस्था 1 साल में फेल हो गई लेजिस्लेटिव असेंबली की। और एक और चीज़ पता चली, ये जो किंग लुई थे ना, ये सीक्रेटली कोशिश कर रहे थे कि यूरोप के दूसरे राजाओं से मैं मदद लूँ ताकि ये रेवोल्यूशन, ये क्रांति खत्म हो जाए और मेरा जो पुराना राज है, जो आरामदायक टाइम चलता था मेरा, वो फिर से आ जाए, मैं अपना विलासिता वाला जीवन फिर से जी सकूँ। तो ये किंग लुई इस तरह की सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहे थे जो बाद में लोगों को पता चल गई, बाहर आ गई। तो इसके कारण भी 1 साल बाद ये पूरा सिस्टम फेल हो गया। फ्रांस के जो पड़ोसी राजा थे वो इस सब को देख के बहुत घबरा से गए। उन्होंने देखा कि ये जो क्रांति फैल रही है, लोग पागल हुए जा रहे हैं क्रांति में, रेवोल्यूशनरी फीवर में, अराजकता फैली हुई है, एनार्की फैली हुई है, कहीं ये फ्रांस से हमारे देश में भी ना फैल जाए। और ऐसा डर कई सारे देशों में राजाओं को लग रहा था। तो ऑस्ट्रिया और प्रशिया के राजा ने एक कॉन्फ्रेंस करी। वैसे ऑस्ट्रिया का राजा मैंने आपको बता ही दिया था, ऑस्ट्रिया लुई 16 का ससुराल था। तो इनके जो ब्रदर इन लॉ थे, इनके साले साहब वहाँ के राजा थे ऑस्ट्रिया के, होली रोमन एम्परर उन्हें कहते हैं। तो इन्होंने और प्रशिया के राजा ने मिलकर डेक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्स की घोषणा करी। और पिलनिट्स की घोषणा में इन्होंने क्या कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि फ्रांस में फिर से राजशाही लौट जाए, मोनार्की फिर से रिस्टोर हो जाए, ये जो क्रांति वांति है ये सब खत्म कर देंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ये इन्होंने ओपन पब्लिकली घोषणा कर दी, डेक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्स। तो इससे लोग बहुत भड़क गए। फ्रांस के लोग हैं वो लुई 16 पे गुस्सा हो गए कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके फेवर में कोई दूसरे राजा कोई घोषणा कर रहे हैं, मतलब आपने कहीं ना कहीं तो उनसे दरख्वास्त करी होगी ना, रिक्वेस्ट करी होगी, आपकी भी इसमें मिली भगत है। तो इससे लोग लुई 16 पे गुस्सा हो गए, ऑस्ट्रिया पे गुस्सा हो गए और प्रशिया पे भी गुस्सा हो गए। उस वक्त की जो असेंबली थी, ये लेजिस्लेटिव असेंबली और सरकार थी, इसने एक निर्णय लिया कि फ्रांस ऑस्ट्रिया और प्रशिया पे हमला करेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि ये डिक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्स तो सीधा सीधा हम पे हमला है। अगर ये कह रहे हैं कि फ्रांस में हम फिर से राजशाही ले आएंगे, तो ये तो हम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो फ्रांस ने पहले ऑस्ट्रिया और प्रशिया पे अपनी आर्मी भेज दी और अटैक कर दिया। अप्रैल 1792 में ये लड़ाई छिड़ गई। इसे कई बार कहा जाता है फर्स्ट वॉर भी कहा जाता है, फर्स्ट रेवोल्यूशनरी वॉर। नाम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो बस मैप में यहाँ देखिए, ये हैब्सबर्ग एम्पायर लिखा हुआ है ना, यही होली रोमन एम्पायर है, यही ऑस्ट्रियन एम्पायर है, इसी का राजा। और दूसरी ओर यहाँ पे ये प्रशिया है, तो ये ब्लू कलर में प्रशिया और ऑस्ट्रिया, तो ये दोनों जो बड़े बड़े किंगडम्स हैं, इन्होंने मिलकर पिलनिट्स में घोषणा करी कि हम फ्रांस में मोनार्की फिर से लाएंगे। तो फ्रांस की आर्मीज़ ने इन पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो अब 1792 में आगे बढ़ते हैं। अगस्त का महीना आ चुका है। अगस्त में क्या होता है कि जो लोग थे वो, वैसे ही मैंने आपको बताया, काफ़ी गुस्सा थे लुई 16 पे, खास करके जैकोबिन्स। तो एक भीड़ ने राजा और उसके परिवार पे हमला कर दिया। ये अब पेरिस में रह रहे थे, पेरिस में एक दूसरा पैलेस था, छोटा सा एक पैलेस था, उसमें रह रहे थे। और वहाँ पे इन रेडिकल्स ने राजा पे हमला कर दिया और राजा के जो गार्ड्स थे, उसके बॉडीगार्ड्स थे, उन सभी को मार दिया। राजा अपनी जान बचा के नेशनल असेंबली के पास गया छुपने के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, और कहा कि आप मेरी जान बचा लो। लेकिन इस असेंबली ने एक डिसीजन लिया कि अब राजा और राजशाही ख़त्म, मोनार्की विल बी सस्पेंडेड, राजा के सारे पावर ख़त्म हैं और अब राजा को हम उसके खिलाफ केस चलाएंगे, उसके खिलाफ एक महाभियोग चलेगा। क्यों? क्योंकि राजा ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया की मदद करके कॉन्स्पिरेसी करी है, इन्होंने एक साजिश रची है फ्रांस के खिलाफ। तो क्योंकि लड़ाई तो चल ही रही थी, आपको मैंने बताया अप्रैल में ही लड़ाई छिड़ चुकी थी। तो अब तक
असेंबली को भी ये लगने लगा था, असेंबली में खास करके जो जैकोबिन्स थे, क्रांतिकारी रेडिकल्स थे, उन्हें लगने लगा था कि राजा इन लोगों से मिला हुआ है, प्रशिया और ऑस्ट्रिया से। तो राजा की जान तो बच गई उस दिन, लेकिन मोनार्की उस दिन हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई। और इसी के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी अपने आप को सस्पेंड कर दिया। लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि मैंने आपको बताया एक साल में उनमें बहुत सारे आपस में मतभेद हो गए थे, सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो इसी दौरान लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी अपने आप को सस्पेंड कर दिया। कहा कि अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, क्योंकि अब राजतंत्र खत्म हो चुका है, अब रिपब्लिकनिज्म, गणतंत्र की शुरुआत होगी और एक नया संविधान बनेगा और फिर से इलेक्शन होंगे। तो ये आप देख सकते हैं एक फिर से क्रांतिकारी डिसीजन था। 1792 में कई सारी घटनाएं हुई, कई सारी क्रांतिकारी घटनाएं हुई। तो क्रांति की शुरुआत तो 1789 में हो चुकी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो 1792 में हुए। मैंने आपको बताया किंग लुई को इन्होंने कहा कि अब आपके खिलाफ केस चलेगा, तो इनका ट्रायल हुआ और इस ट्रायल में इन्हें कहा गया कि आपने फ्रांस के खिलाफ साजिश रची है और आपको मौत के घाट उतारा जाना चाहिए। तो जनवरी 1793 में किंग लुई को एग्जीक्यूट कर दिया गया। जैसे ही किंग लुई को मार दिया, उसके तुरंत बाद ब्रिटेन, डच और स्पेन, इन सभी के राजाओं को लगा कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, अगर लोगों ने मिलकर राजा को मार दिया है तो कुछ भी हो सकता है, कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो इन्होंने भी ऑस्ट्रिया और प्रशिया का साथ दिया कि अब आपकी इस लड़ाई में हम भी आपका साथ देंगे। तो इस तरह से बना फर्स्ट कोएलिशन, और फर्स्ट इसे कई बार कहा जाता है वॉर ऑफ फर्स्ट कोएलिशन। फ्रांस के खिलाफ बहुत कोएलिशन बने, 5-6 कोएलिशंस बने, और 2 तो क्रांति के दौरान और 4 आगे नेपोलियन के राज के दौरान। आपके लिए ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो बस ये याद रखिए कि अब जितने भी देश हैं, फ्रांस के जितने भी पड़ोसी हैं, चारों तरफ से सब उसके खिलाफ हो गए हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक देख लीजिए, गियोटीन या गिलोटीन, जैसे भी आप इसे बोलना चाहें, दोनों करेक्ट हैं। गियोटीन एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमेन डेथ है, यानी कि प्यार से किसी को मौत के घाट उतारना है तो ये गियोटीन का इस्तेमाल कीजिए। इसका आविष्कार किया था एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जोसेफ गियोटीन। उन्होंने कहा कि ये जो फांसी लटकाई जाती है वो बहुत ही क्रूर है, अगर उसमें कोई एक झटके में नहीं मरा तो उसे बहुत मिनटों तक उसे दर्द होता है, वो तड़पता रहता है व्यक्ति। तो एक ऐसा उन्होंने उपकरण बनाया जिसमें ये ऊपर से ब्लेड जो है, देखिए ये ब्लेड है यहाँ पे लगी हुई, ये सीधी नीचे आती है एकदम स्पीड के साथ, और जो भी यहाँ पे है व्यक्ति उसका गला कट जाएगा एक झटके में, तो 1 सेकंड में उसकी मौत हो जाएगी। तो ये एक ह्यूमेन डेथ कही गई, इसमें किसी को दर्द नहीं होगा, एक झटके में व्यक्ति मर जाएगा। तो ये आविष्कार था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, ज़्यादातर लोगों को इसी से मौत के घाट उतारा गया। ये गियोटीन जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक सिनोनिमस बन चुका है। जब भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात होती है गियोटीन तो दिमाग में आता ही है। ये पेंटिंग है जब राजा किंग लुई 16 को गियोटीन पे ले जाया जा रहा था, उसकी पेंटिंग है। मैंने आपको बताया जनवरी 1793 में उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। एक और छोटी सी चीज़, फ्रांस का जो नेशनल एंथम है ला मार्सेयस, ये भी इसी वक्त लिखा गया। इसे लिखने वाले का नाम था क्लॉड डी लाइली, और ये एक रेवोल्यूशनरी सॉन्ग था। इसे लिखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आम आदमी, किसान, वो सभी आर्मी ज्वाइन करें और देश को बचाने के लिए, ऑस्ट्रिया और प्रशिया से लड़ने के लिए वो लोग आर्मी ज्वाइन करें। तो ये इसे सोल्जर्स गाते थे उस वक्त, और ये सोल्जर्स जो गाते हुए मार्सेल एरिया, एक मार्सेल नाम का एक सिटी है फ्रांस में, मार्सेल के सैनिक इसे गाते गाते पेरिस आए थे। तो तभी लोगों ने कहा ये मार्सेल वाले गाना गा रहे हैं, तो उसका नाम पड़ गया तब से ला मार्सेयस। ठीक है, तो ये फ्रांस का आज भी नेशनल एंथम है। अब हम आएंगे फिर से अपनी रेवोल्यूशन की कहानी पे। तो अब फ्रांस क्या है? एक रिपब्लिक। पहले क्या था? 2 साल तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संविधान था, राजा था। अब राजा तो गया, राजा को तो मार दिया, तो अब सिर्फ गणतंत्र बचा है, रिपब्लिक। तो जैसा मैंने आपको बताया, घोषणा हुई थी कि अब फिर से चुनाव होंगे और एक नई बॉडी गठित करी जाएगी। तो वो सितंबर 1792 में हुआ, और नेशनल कन्वेंशन, अब ये अगले 3 साल नेशनल कन्वेंशन का राज रहा। ठीक है, तो अब फिर से चुनाव हुए, और इस चुनाव में जो वजह से देखिए पहले 25 साल की उम्र का जो रिस्ट्रिक्शन था वो थोड़ा कम कर दिया, 21 साल कर दिया, और कुछ और जो वोट देने की जो शर्तें हैं वो थोड़ी सी और रिलैक्स कर दी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दे सकें। लेकिन अभी भी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। फ्रांस में 1946 में जाके फाइनली महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यूएस में भी बहुत लेट मिला, फ्रांस में भी, जबकि ये सब पुरानी डेमोक्रेसीज हैं। भारत इकलौता देश है जिसने अपने यहाँ जब पहली बार चुनाव हुए तब सभी को एक साथ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एक साथ सभी को वोट देने का अधिकार दे दिया, एक साथ। तो ये सिर्फ भारत में ऐसा हुआ था और कहीं नहीं हुआ, याद रखिएगा। आते हैं फिर से नेशनल कन्वेंशन पे। तो सितंबर 1792 चुनाव हुए और नेशनल कन्वेंशन गठित किया गया। अब ये तीसरी सरकार है इस रेवोल्यूशन की। पहली दूसरी कौन सी थी? पहली तो थी जो नेशनल असेंबली बनी थी, जिसे थर्ड एस्टेट वालों ने घोषित किया था।
दूसरा था लेजिस्लेटिव असेंबली बनी जो एक साल में टूट गई, जिसमें आपस में बहुत लोगों में मतभेद थे। अब ये तीसरी सरकार है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सफरेज बढ़ा दिया, जैसा मैंने आपको बताया, वोट देने का अधिकार सभी 21 साल से ऊपर के आदमियों को मिला, और मोनार्की हटा दी गई। अब फ्रांस एक सच्चा गणतंत्र देश है। और इस नेशनल कन्वेंशन में भी एक छोटी सी कमेटी बनाई गई, एक छोटा ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। अब आप नाम से तो ये देखेंगे जैसे ये कोई हेल्थ की कमेटी है, पब्लिक सेफ्टी या फिर लोगों की सेफ्टी के लिए, लेकिन ये पब्लिक सेफ्टी बहुत ही खतरनाक कमेटी थी। इसने सारे मेजर डिसीजंस लिए और पूरा कंट्रोल इसी के पास था। तो कहने को तो ये नेशनल कन्वेंशन था, इसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन सारा पावर किसके पास था? इस कमेटी के पास। आप कह सकते हैं ये एक तरह का छोटा सा मंत्रिमंडल था, ठीक है। लिख मत आना कहीं पे कि ये मंत्रिमंडल था, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि ये एक मंत्रिमंडल की तरह काम कर रहा था। और इस कमेटी में ज़्यादातर कौन थे? जैकोबिन्स। जी हाँ, अब ये वही वर्ग है जो अपने आप को पहले हाशिए पे महसूस कर रहा था, अब सारा पावर इसके पास आ गया है, अब ये अपने मन मर्जी से काम करेंगे। तो शुरू होता है रेन ऑफ टेरर, आतंक का काल। तो ये आतंक फैल चुका था देश में जून 1793 से जुलाई 1794। एक साल का जो ये पीरियड है इसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। क्यों? इस व्यक्ति के कारण, मैक्सिमिलियन डी रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर ने इतने लोगों को मरवाया, उसे जिसे लगा कि ये आदमी क्रांति का दुश्मन है उसे उसने मौत के घाट उतार दिया। ये पब्लिक का जो ये आपको कमेटी बताई ना मैंने, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, ये फैसला लेती थी अगर किसी उसको शक भी हो गया कमेटी को कि ये व्यक्ति क्रांति के खिलाफ है या इसने कुछ लिख दिया, इसने अखबार में एक छोटा सा लेख लिख दिया कि हाँ ये कमेटी सही नहीं कर रही है, तो भी उसे मौत के घाट उतार देंगे। एक साल के अंदर लगभग 16,500 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, सभी को गियोटीन से। तो और ये 16,000 का जो आंकड़ा है ये तो सिर्फ मेनली पेरिस और शहरों से है। गांवों में तो न जाने कितने लोगों को और मारा गया था। कितने लोग, लड़ाई चल रही थी ऑस्ट्रिया प्रशिया से, उस लड़ाई में मारे गए थे। फेमाइन, भुखमरी से कितने लोग मरे थे। तो फ्रांस की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कंटिन्यूसली जब रेवोल्यूशन चला तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। ओके, तो 16,000 का मतलब आप एवरेज लगाइए, लगभग हर रोज़ 45 से 50 लोगों को मौत के घाट उतारा जाता था। सोचिए 50 एग्जीक्यूशन हर रोज़। और जो रानी थी मैरी एंटोनेट को भी सज़ा हुई कि आपने भी देश के खिलाफ काम किया है, तो इन्हें भी गियोटीन कर दिया गया। फिर मैक्सिमिलियन डी रॉबेस्पियर ने कई सारे चर्च को तोड़वा दिया और कई चर्चेस को बंद कर दिया। तो उन्हें चर्च के हस्तक्षेप से बहुत दिक्कत थी। इन्होंने कहा ये चर्च के पास बहुत सारे अधिकार हैं अभी भी, तो चर्च को पूरी तरह से बंद कर दो, चर्च की सारी प्रॉपर्टी अपने पास ले लो। चर्च की प्रॉपर्टी तो पहले ही नेशनल असेंबली अपने पास ले चुकी थी, अब इन्होंने चर्चेस को भी बंद करना शुरू कर दिया। तो ये एक तस्वीर है उस रेन ऑफ टेरर की। तो ये आतंक का काल जो है, इसमें किसी को पता नहीं है कि कल कोई जिंदा रहेगा या नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही खतरनाक समय था, रेन ऑफ टेरर। तो इसमें बहुत लोग मारे गए थे। तो इसकी कई सारी पेंटिंग्स हैं। ये एक फ़ोटो है, देखिए, ये गियोटीन में ये आदमी है, इसका जो सर है यहाँ पे है और ये बाकी उसका धड़ यहाँ पे पड़ा है, ये गियोटीन से उसे मार दिया गया। तो इस तरह से लोग रोज़ 40-50 लोगों को मारा जाता था। लेकिन इसने स्लेवरी अबॉलिश करी। रॉबेस्पियर के तहत जो ये कमेटी थी, इसने स्लेवरी, दास प्रथा को ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ ही साल बाद नेपोलियन ने इसे फिर से शुरू कर दिया, तो ज़्यादा इनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर इन्होंने एक नया कैलेंडर डिसाइड किया कि अब से एक नया कैलेंडर होगा फ्रांस में, पुराना ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं चलेगा। अब देखिए कितना अनूठा कैलेंडर है ये। इसमें एक दिन में 10 घंटे हैं, एक घंटे में 100 मिनट हैं और एक हफ्ते में 10 दिन हैं। तो ये कैलेंडर कुछ ही साल इस्तेमाल हुआ और जैसे ही ये वाली सरकार गिरी उसके तुरंत बाद लोगों ने फिर से वो पुराना कैलेंडर ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि आम लोगों को तो ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आती थी। ओके, फिर है फूड शॉर्टेजेस। तो मैंने आपको बताया खाने पीने की वस्तुओं की बहुत कमी थी, अभी भी चली आ रही थी। फ्रांस की हालत लड़ाई के कारण बहुत ख़राब थी। जितना भी खाना है वो सभी सैनिकों के लिए भिजवाया जाता था। तो शहरों में खाने की बहुत कमी थी और गांव में भी कमी थी, क्योंकि रॉबेस्पियर ने क्या कहा कि जो रूरल एरियाज़ का खाना है वो तो आप भेजिए अर्बन एरियाज़ में। किसानों ने कहा अरे भाई हम क्या खाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। आप ये तो सोचो अगर हम मर गए तो अगले साल यहाँ पे खेती बाड़ी कौन करेगा। लेकिन रॉबेस्पियर को इससे कोई लेना देना नहीं था। उसने कहा कि अर्बन एरिया, क्योंकि वो कहाँ पावरफुल थे, ये जैकोबिन ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में पावरफुल थे। ओके, तो इन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का, हमारे पावर बेस का जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ से खाना मंगवाया गया। इन्होंने कई सारे रेगुलेशन भी लाए, मार्केट में प्राइसेस कंट्रोल करे। इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ चुका था और उसे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कुछ रेगुलेटरी एक्ट वगैरह लाए, लेकिन वो कुछ सक्सेसफुल नहीं रहे। फाइनली लोगों ने देखा कि इतनी मार काट मची हुई है, कोई भी किसी को भी किसी को भी गियोटिन कर दिया जाता है। तो ऐसे में लोग जैकोबिन्स से थक चुके थे। जैकोबिन्स में अंदर ही कई लोग रॉबेस्पियर से डर गए थे। उन्होंने कहा था ये रॉबेस्पियर तो बहुत एक्सट्रीम हो गया है, बहुत ज़्यादा रेडिकल हो गया है, टू रेडिकल।
और कुछ लोग ऐसे थे जो रॉबेस्पियर को कम रेडिकल मानते थे, उनका मानना ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम कदम हमें लेने पड़ेंगे। तो इन सभी ने मिलकर तय किया कि रॉबेस्पियर को तो हटाना पड़ेगा। तो जैकोबिन्स के खुद ने ही, उस कमेटी ने रॉबेस्पियर को भी मौत की सज़ा दी और रॉबेस्पियर को भी गियोटिन कर दिया गया। देखिए उस आदमी को जिसने 16,000 लोगों को गियोटिन करवाया, वो खुद भी उसी मशीन के अंदर मार दिया गया। तो रॉबेस्पियर के मरते ही रेन ऑफ टेरर ख़त्म हो जाता है। और रेन ऑफ टेरर के बाद देखिए 1794 में वो ख़त्म हो गया था। और उसके बाद पावर ज़्यादातर किसके पास चली गई? जिरोंडिन्स के पास। ठीक है, वो जो जिरोंडिन्स थे, मैंने आपको बताया था ना, जेकोबिन्स और जिरोंडिन्स, तो वो जिरोंडिन्स फिर से पावर में आ गए क्योंकि जेकोबिन बैन कर दिए गए थे। जेकोबिन बहुत एक्सट्रीम हो गए थे तो लोगों ने उन्हें बैन कर दिया, बाकी सब ने मिलकर जेकोबिन क्लब को बंद करवा दिया। तो अब जिरोंडिन्स के पास पावर थी, लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाए और 1795 में एक नया सरकार का गठन होता है। इसे कहा गया डायरेक्टरी रूल, और ये चला लगभग 4 साल। तो अब फिर से एक नया संविधान लिखा गया और इस संविधान में ज़्यादातर पावर अब किसके पास आ गई? एफ्लुएंट मिडिल क्लास, यानी वही लोग जिनसे जेकोबिन्स को दिक्कत थी। लेकिन अब लोगों ने देखा कि जेकोबिन्स तो बहुत एक्सट्रीम हो गए। जब जेकोबिन के हाथ में पावर आया तो उन्होंने तो जीना हराम कर दिया, हमारा रोज़ मारकाट चल रही है। तो ऐसे में फिर से पावर किसने कंसोलिडेट कर लिया? पावर अपने पास ले लिया मिडिल क्लास ने। तो इस डायरेक्टरी रूल में ज़्यादातर पावर उनके पास थी जो पढ़े लिखे थे, लॉयर्स थे, व्यापारी वर्ग था, वो अब इसमें ज़्यादा पावर में थे। इन्होंने क्या कहा कि अब वोट देने का अधिकार किसे होगा? जिसके पास प्रॉपर्टी है। तो वो जो पहले 21 साल से बड़े हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था, वो छीन लिया गया। तो अब ये जब नया संविधान और ये नया चुनाव हुए ना, तो इसमें सिर्फ उन्होंने ही वोट दिया जिनके पास प्रॉपर्टी थी। और इस डायरेक्टरी रूल के तहत एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना, यानी 2 हाउसेस होंगे और इन्हीं हाउसेस ने एक डायरेक्टरी का गठन किया। डायरेक्टरी का मतलब है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जो सभी फैसले लेगी और इसमें 5 लोग होंगे, 5 डायरेक्टर्स होंगे जो इस एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम करेंगे। यानी आप देख सकते हैं इन्हीं 2 हाउसेस से लगभग एक मंत्रिमंडल जैसी बॉडी बना दी फिर से। और 5 लोग क्यों रखे गए? ताकि रॉबेस्पियर जैसे एक तानाशाह बन गया था उस 1 साल में, वैसी हालत ना हो जाए। तो पहले रॉबेस्पियर ने 1 साल अपनी तानाशाही चलाई, अब ऐसा ना हो तो 5 लोगों को रखा गया ताकि वो एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखेंगे। तो ये था डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टर्स के कारण इसे कहते हैं डायरेक्टरी रूल। और इस वक्त फ्रांस की सेनाएं हैं, उनका लीडर था नेपोलियन एक बहुत ही सक्षम युवा जनरल था, आर्मी में धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा था। और नेपोलियन ने फ्रांस को इटली और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल करवाई और फर्स्ट कोएलिशन की लड़ाई खत्म हो गई। यानी वो जो 4-5 साल से लड़ाई चल रही है ना, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इन सब के खिलाफ, उसमें अब फ्रांस की जीत हुई और नेपोलियन उस जीत का हीरो था। और ये बहुत कम उम्र थी, नेपोलियन का जन्म हुआ था 1769 में। तो नेपोलियन सिर्फ 27-28 साल का था जब वो इतने बड़े बड़े कैंपेन्स में उसे जीत हासिल हुई थी। फिर हम आएंगे 1799 में। तो अब नेपोलियन जब लगातार लड़ाइयाँ जीतता गया तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया और 30 साल की उम्र में नेपोलियन ने डायरेक्टरी रूल का तख्ता पलट कर दिया। इन डायरेक्टर्स को नेपोलियन पे बहुत भरोसा था, ये इनका खास आदमी था, बिल्कुल खास जनरल था। लेकिन नेपोलियन खुद ही उसने तख्ता पलट कर दिया, इस डायरेक्टरी को हटा दिया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लागू किया गया। अब तो मैं भी काउंट भूल चुका हूँ कितने नए संविधान आ चुके हैं फ्रांस में। और अब इसे कहा गया कॉन्सुलेट। इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कहा गया कॉन्सुलेट। क्यों? क्योंकि इसमें 3 काउंसिल होंगे। काउंसिल का मतलब है एक तरह से वही 3 लीडर्स हैं, 3 हाईएस्ट अथॉरिटी हैं और इनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड काउंसिल होंगे। और फर्स्ट काउंसिल कौन होगा? नेपोलियन खुद। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फर्स्ट काउंसिल घोषित कर दिया और अब उसने कहा कि जो क्रांति 10 साल पहले शुरू हुई थी अब वो ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, भाइयों और बहनों। अब फ्रांस में कॉन्सुलेट रूल होगा, शांति से हम राज करेंगे। अब ये सब मार काट का ज़माना ख़त्म। लेकिन 5 साल बाद ही उसे फर्स्ट काउंसिल का सिस्टम भी ख़त्म कर दिया और उसने अपने आप को क्या बना दिया? एम्परर, राजा। तो आप देखेंगे पूरा ये क्रांति जो है ना, ये एक सच्चा रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री टर्न। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मैं तो मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी आयरनी है कि ये एक सच्चा रेवोल्यूशन है। इसमें शुरू हुआ था राजा से और ख़त्म भी कहाँ हुआ? आके फिर से राजा पे। तो उसने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया कि अब मैं राजा हूँ, मैं काउंसिल नहीं हूँ। उसने ये काउंसिल सिस्टम ख़त्म कर दिया। तो इसी के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी ख़त्म हो जाती है और आगे नेपोलियन का राज शुरू होता है। ये फ़ोटो है नेपोलियन की जब उसने अपने आप को फर्स्ट काउंसिल घोषित किया। ये उसके साइड में 2 लोग और खड़े हैं, आप देख सकते हैं, ये सेकंड और थर्ड काउंसिल हैं। और मैंने आपको बताया कि लड़ाई चल रही थी रेवोल्यूशनरी वॉर, तो थोड़ा सा उसका भी मैप देख लीजिए। तो देखिए ग्रीन कलर का एरिया है फ्रांस का और फ्रांस ने यहाँ पे उत्तर की ओर में अटैक कर दिया था बेल्जियम वगैरह के इलाके में और उसने बेल्जियम पे कब्जा कर लिया। यहाँ पे नेपोलियन ने स्विट्ज़रलैंड और उत्तरी इटली पूरा अपने कब्जे में ले लिया था।
तो उसने ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया था, लेकिन वहाँ पे कब्जा नहीं किया। ऑस्ट्रिया को जब उन्होंने हराया तब ऑस्ट्रिया ने कहा ठीक है, अब हम आप पे आगे हमला नहीं करेंगे। तो फ्रांस की जितनी भी जीत हुई, फ्रांस का दबदबा यूरोप में बहुत बढ़ गया, और उसका कारण था नेपोलियन और ये रेवोल्यूशनरी वॉर। फ्रांस इस लड़ाई में जब जीता तो लोगों को काफ़ी हैरानी हुई कि फ्रांस की हालत इतनी ख़राब है, अंदर इतना टेंशन चल रहा है, इतने रेवोल्यूशन हो रहे हैं, कभी किसी की सरकार बन रही है, आर्मी की तो हालत ही ख़राब है, प्रॉपर ट्रेनिंग, खाने को सामान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आर्मी जीत कैसे रही है? तो उसका सबसे बड़ा कारण तो था कॉन्स्क्रिप्शन। ठीक है, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब सब लोगों के लिए कंपलसरी, हर नौजवान के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि आपको आके लड़ाई लड़नी है, जो भी सक्षम है फौज में जाएगा, लड़ाई लड़ेगा। फिर दूसरी चीज़, जो रॉबेस्पियर जैसे लोगों की पॉलिसी थी कि खाने पीने का सामान शहरों में और सेना तक पहले पहुंचना चाहिए, और फ्रांस की सेना ने कुछ एकदम ही चमत्कारिक जीत हासिल करी। कुछ जगह तो, कई जगह वो हारे भी, लेकिन कई जगह वो जीत भी गए। तो जब उनकी जीत होती थी ना, तो सामने जो ऑस्ट्रिया और प्रशिया की जो आर्मीज़ हैं वो अपने आप पीछे चली गई। तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह की जीत हासिल करी, और यहाँ जो इटली और स्विट्ज़रलैंड ये वाला जो इलाका है ऑस्ट्रिया, यहाँ पे नेपोलियन के कारण उन्हें जीत हुई। नेपोलियन बहुत अच्छा जनरल था। तो ये है रेवोल्यूशनरी वॉर की कहानी। अब हम आते हैं इस रेवोल्यूशन के एनालिसिस पे। तो क्या फ्रांस की क्रांति ने बहुत ज़्यादा बदलाव किया? क्या समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है? आपका क्या कहना है? पहले आप सोचिए। और वैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख ही दिए हैं यहाँ पे, चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ तो देखिए, एब्सोल्यूट मोनार्की से कहाँ पे आ गए हम? मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो पहले राजा की तानाशाही थी, अब मिलिट्री जनरल की तानाशाही है, नेपोलियन की तानाशाही। तो बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं है, पहले भी तानाशाह था, अब भी तानाशाह है, बस वो एक राजा हुआ करता था, यहाँ वो मिलिट्री लीडर है। चर्च नेपोलियन ने फिर से रिस्टोर कर दिया। पहले जो वो रॉबेस्पियर ने ताले लगवा दिए थे चर्च पे, वो सब नेपोलियन ने ख़त्म कर दी पॉलिसी, क्योंकि उसने इस बात को समझा कि जो गरीब लोग हैं, जो आम किसान है, उनके लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है शहर में रहने वाले क्रांतिकारियों के लिए, जैकोबिन्स के लिए उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन फ्रांस के ज़्यादातर जो ग्रामीण लोग हैं उनमें धर्म को लेकर बहुत आस्था थी, और उसने इस बात को समझा और उसने चर्च को फिर से खुलवाया। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि नेपोलियन की लोगों में बहुत अच्छी इमेज हो गई थी। नेपोलियन को लोग भगवान की तरह मानने लग गए थे फ्रांस में। वो कहते थे कि जो नेपोलियन कर रहा है वो सही है। फिर उस नोबिलिटी भी वापस आ गई। वो जो एमिग्रेस थे ना, जो भाग भाग के फ्रांस छोड़ के दूसरे देशों में चले गए थे, वो भी अपने घरों को लौट आए। हालांकि उनको अपने पुराने जो पैलेसेस हैं, जो उनकी ज़मीनें हैं, वो सब नहीं दी गई, लेकिन वो फिर से आके रहने लग गए। तो आप देखेंगे नोबिलिटी भी अभी वापस आ गई। फिर बर्बन डायनेस्टी जो थी, वो बर्बन डायनेस्टी कौन सी? लुई वाली, लुई 14, 15, 16। 1815 में लुई 17 राजा बन गया। नेपोलियन के जाने के बाद, नेपोलियन जब हार गया, उसे जेल में डाल दिया गया, उसके बाद लुई 17 को फ्रांस का राजा बना दिया। तो बर्बन मोनार्की भी फिर से आ गई, और ये कई सालों तक आगे रही थी। फिर देखिए, महिलाओं की कंडीशंस में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि आपको मैंने बताया उन्हें पैसिव सिटीज़न का रोल दिया गया था, वोट देने का अधिकार नहीं था, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। हालांकि महिलाएं कई बार सड़कों पे आई, जैसा कि वर्साइल के पैलेस पे उनका मार्च था, और जब भी प्रदर्शन होते थे पेरिस में, तो महिलाएं भी हमेशा आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती थी। लेकिन जो उनकी ओवरऑल पॉलिटिकल राइट्स हैं, उसमें महिलाओं को कहीं भी स्थान नहीं दिया। वही चीज़ स्लेव्स के साथ थी। जो ब्लैक स्लेव्स थे, अफ्रीकन स्लेव्स थे, जो फ्रांस की कॉलोनीज़ में काम कर रहे थे, उनके लिए भी कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ। और जैसा मैंने आपको बताया, नेपोलियन ने स्लेवरी को फिर से शुरू कर दिया था, क्योंकि उसने देखा कि अगर स्लेव्स नहीं होंगे तो वहाँ पे जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे काम कौन करेगा खेतों में। तो इसलिए उसने स्लेवरी फिर से शुरू कर दी, और 1848 तक फ्रांस में स्लेवरी चलती रही थी। फाइनली किसानों और मजदूरों की कंडीशंस में भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। कहने को क्रांति इन्होंने करी थी, इनका बहुत बड़ा योगदान था इस क्रांति में, लेकिन इनकी जो ज़मीनी हकीकत थी उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि अचानक से वर्कर्स की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई। ओके, तो इसीलिए वर्कर्स के मूवमेंट पूरे 19वीं शताब्दी में चलते रहे। इंग्लैंड में, फ्रांस में खास करके बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, आगे भी 2-3 और छोटी मोटी क्रांतियाँ हुई फ्रांस में। फिर हम बात करेंगे कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या पॉजिटिव हैं, या फिर इसकी क्या लेगेसी है, इस रेवोल्यूशन ने अपनी दुनिया पे क्या छाप छोड़ी है। पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कॉन्सेप्ट जो है, इस फ्रांस की क्रांति ने उसे हमेशा के लिए दुनिया में सीमेंट कर दिया, उसे स्ट्रॉन्ग बना दिया। होता इंग्लैंड में भी था, लेकिन इंग्लैंड में राजा के पास काफ़ी पावर थी। ठीक है, फ्रांस में जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई तो राजा के पावर बहुत लिमिट कर दिए गए, और ये कॉन्सेप्ट आगे दुनिया में कई देशों ने अपनाया। आज भी आप देख सकते हैं दुनिया में कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका भूटान है। भूटान में भी राजा होता है, लेकिन वहाँ पे भी आज एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक नेशनल पार्लियामेंट है। तो इस तरह की चीज़ें आज दुनिया के कई देश फॉलो करते हैं, और 19वीं और 20वीं शताब्दी में तो कई देशों में ये सिस्टम आने लग गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर नोबिलिटी, यानी कि जो सामंतों का जो
ताकत है, उनकी ताकत है, वो पूरी तरह से हटा दी गई, पूरी तरह से ख़त्म कर दी। हालांकि फ्यूडलिज्म काफ़ी कम हो गया था 19वीं और 18वीं शताब्दी आते आते, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक बचा हुआ था, और इसे पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने का श्रेय जाता है फ्रांस की क्रांति को। जब ये एमिग्रेस वापस आए अपने देश, तो उन्हें जो बड़े बड़े अपने भवन हैं, कईयों को भवन तो दे दिया, उनका घर तो वापस दे दिया, लेकिन उनकी ज़मीनें उन्हें वापस नहीं मिली। तो उनके पास जो उनका पावर, जो उनकी पावर का सोर्स था, टैक्सेशन उनके हाथ में नहीं था। पहले वो लोगों से टैक्स वसूल सकते थे, अब वो सब उनके पास पावर नहीं थी। तो ये फ्यूडलिज्म को हटाना एक बहुत बड़ा इसका लेगेसी है इस फ्रांस की क्रांति की। फिर है चर्च की पावर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। चर्च, मैंने आपको बताया था 90 में चर्च की प्रॉपर्टीज़ ले ली गई, प्रॉपर्टीज़ को ले लिया, बिशप्स और फादर्स को बोला कि अब आप सिविल सर्विस में आ जाइए, या फिर अपना जो ये आपने शपथ ली है चर्च के लिए काम करने की, इसे आप छोड़ दीजिए। तो ऐसे में चर्च की पावर बहुत कम हो गई। आगे रॉबस्पियर ने चर्च पे ताले भी लगवा दिए, कई सारे चर्च उसने तोड़वाए भी, लेकिन फिर नेपोलियन ने फिर से चर्च को शुरुआत करी, चर्च खुलवाए, वापस से फादर्स को बुलाया, लेकिन अब उनके पास इतनी पावर नहीं थी, अब उनके पास टैक्सेशन पावर्स नहीं थे। तो इसीलिए पूरे फ्रांस में और धीरे धीरे यूरोप में रिलीजियस टॉलरेंस शुरू हुई, धार्मिक सहिष्णुता का काल शुरू हुआ। पहले धर्म का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था स्टेट में। अगर कोई देश पूरा कैथलिक है, जैसे फ्रांस पूरा एक कैथलिक देश है, तो वहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था। प्रोटेस्टेंट्स, राजा है वो, राजा प्रोटेस्टेंट्स को वहाँ आराम से जीने नहीं देगा, उनके खिलाफ कोई ना कोई पॉलिसी लेकर आएगा, और ऐसा सब होता था मेनली चर्च के इंटरफेरेंस के कारण। तो ये सब चीज़ें अब बंद हो गई, अब ऐसा नहीं, अब चर्च की इतनी इंटरफेरेंस नहीं है सरकार में। और फाइनली 20वीं शताब्दी में जाके तो फ्रांस ने अपनी एक अलग ही पॉलिसी शुरू कर दी, जिसमें टोटल सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, उसे लेसाइट कहते हैं, उसको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे उसका पता नहीं है, लासाइट या लेसाइट कहते हैं उसे। ओके, तो ये फ्रेंच टर्म है, आप तो बस इतना याद रखिए, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट पूरी तरह से फ्रांस में 20वीं शताब्दी में जाकर हुआ है। ओके, फिर पावर किसके पास आ गया? पावर पहले होता था सामंत के पास, नोबिलिटी के पास, अब वो पावर आ चुका है मिडिल क्लास के पास, बोर्जुआसी। इन लोगों ने क्रांति को शुरू किया, इन लोगों ने क्रांति को आगे बढ़ाया, और इसीलिए पावर सारा इनके पास आ गया। इन्हीं लोगों ने ये संविधान बनाए अलग अलग 3-4, तो इसीलिए पावर का ट्रांसफ़र हो गया। फिर आइडियाज़, जो फ्रांस के रेवोल्यूशन के आइडियाज़ हैं, खास करके राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ सिटीज़न, उसमें जो 17 आर्टिकल्स हैं, वो बहुत ही लंबे समय तक उन्होंने दुनिया पे अपना असर दिखाया। जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि आज़ादी, समानता और बंधुत्व की जो भावनाएं इस फ्रांस की क्रांति से शुरू हुई, वो पूरी दुनिया में जाकर आगे हर देश ने अपनाने की उन्हें कोशिश करी। जैसे कि भारत के संविधान में भी आप देखिए इनका जिक्र है, तो कई सारे संविधान में आप देखेंगे दुनिया के कई कॉन्स्टिट्यूशंस इस बात से इफ़ेक्ट हुए हैं। फिर ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट्स की शुरुआत, कि इंसान की राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं होता, सिविल राइट्स कुछ नहीं होता। ये जो ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट्स हैं, इसकी भी शुरुआत फ्रांस की रेवोल्यूशन के बाद हुई। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में काफ़ी बढ़ गई। इटली, जर्मनी, इन देशों में यूनिफिकेशन होने लगा, ये सब एक हो गए क्योंकि इनमें भी राष्ट्रवाद की भावना आई। और ये सब कहाँ से शुरू हुआ था? फ्रांस से, क्योंकि देखिए फ्रांस ने पड़ोसी मुल्कों पर अटैक किया, तो उस अटैक के कारण वहाँ के लोग एकजुट हुए। खास करके जर्मनी में जब नेपोलियन ने आगे हमला किया, तो वहाँ के जो अलग अलग 100-200 छोटे छोटे किंगडम्स थे, वो सब एक हो गए, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक होकर रहना पड़ेगा अगर हमें एक बड़ा पावर बनना है, महाशक्ति बनना है। और इटली में भी यूनिफिकेशन हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है इस क्रांति का। फिर महिलाओं की स्थिति में देखिए बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, लेकिन महिलाओं के लिए एजुकेशन उपलब्ध हुई। अब वो पढ़ाई लिखाई कर सकती हैं, उनके लिए स्कूल्स अवेलेबल थी। पहले तो महिलाओं की एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, इस क्रांति के बाद ऐसा नहीं था। महिला अगर जिससे चाहे शादी करेगी, उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता किसी से शादी करने के लिए। ये भी इस रेवोल्यूशन के बाद इसमें ऐसे कुछ कानून बनाए गए। और फाइनली महिलाओं को अब ये आज़ादी है कि वो अपना बिजनेस, अपना ट्रेड इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर सकती है, उन्हें किसी पुरुष की इसमें सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। तो अब फ्रांस की क्रांति के बाद उन्हें यह अधिकार दे दिया गया। तो ये था फ्रांस के रेवोल्यूशन के बारे में। आपके लिए एक क्वेश्चन है, बताइए फ्रांस का अभी अभी जो राष्ट्रपति बना है उनका नाम क्या है, और उन्होंने जिसको हराया है उनका नाम क्या है, और दोनों की पार्टीज़ का नाम भी अगर आप लिख सकें कमेंट्स में तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। वी वाला रेवोल्यूशन। हैव अ गुड डे।